भारत की आधे से ज़्यादा आबादी कृषि प्रधान है। किसानी, खेती हर समय बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले कुछ दिनों में भाजपा सरकार को किसानी के मुद्दे में, खेती के मुद्दे में कई बार घेरने की कोशिश भी की गई है। पर जैसा कि मैं चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ की खेती अलग प्रकार की है। वहाँ अफ़ीम की खेती होती है और उसकी लाइसेंसिंग होती है, उसमें बाकी प्रोसेस होता है और उसके अलावा और भी खेती होती है। तो किसानी के क्षेत्र में कैसा काम हुआ है आपके संसदीय क्षेत्र में इन पिछले 4-4.5 सालों में? देखिए, देश की 50% नहीं, मैं मानता हूँ कि लगभग 80% इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और हमारे क्षेत्र में भी, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है और मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। और किसानों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी और माननीय अटल जी की सरकार ने भी ये पहला अवसर है कि गांव, गरीब और किसान के आधार पर बजट बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, चाहे MSP का योजना दी हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं दी हैं जिसके कारण इस क्षेत्र के किसान को संबल बनने का मौका मिला। सबसे बड़ा काम, पहले फसल खराब होने पर 50% से ज़्यादा फसल खराब होती थी तो ही सरकार उसको मुआवजे के लिए जिन्सवारी कराती थी। लेकिन ये पहला अवसर है, जब राजस्थान में फसलें खराब हुई, ओलावृष्टि हुई, तो राजस्थान के सारे सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए कि इस प्रकार की वाकया राजस्थान में हुआ है। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया, कहा कि क्या हो सकता है इसमें। तो इसमें कहा कि इसमें कानून बना हुआ है। तो आप ताजुब करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसानों की मदद करने के लिए कानून को बदलना पड़ा तो भी ये सरकार बदलेगी। और आपको आश्चर्य होगा, जहां पहले 50% खराबे के बाद ही किसान को मुआवजा मिलता था, देश के कानून में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहली बार अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ कि अब 33% खराबा होगा तो भी उस किसान को फसल खराबे का पैसा मिलेगा। और हमारे चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में लगभग 600-650 करोड़ रुपया किसानों के खातों में सीधा गया है। सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र में, सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र में पिछले 50 वर्ष में जितना किसान को मुआवजा नहीं मिला खराबे का फसल का, वो इन 5 वर्षों में मिला है। जहां तक अफीम की बात है, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में 32-33,000 लाइसेंस थे पुरानी सरकार में। उसमें से भी 18,000 ही बच रहे थे। ओलावृष्टि के कारण लगभग सारे लाइसेंस कटने जा रहे थे। हमने उसी वर्ष उन कटने वाले लाइसेंस को भी बचाने का, औसत कम करे बचाने का काम किया। और लगातार 100 की औसत लाकर 5 वर्ष में जिन्होंने 100 की एवरेज ले ली, हमने एक ऐसी योजना दी जिसके कारण अकेले उस योजना का 30,000 लाइसेंस बहाल हुए। किसान को लाइसेंस लेने के लिए पहले जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता था, लेकिन हमने आग्रह किया तो वो सीधा गांव में जाने लगा, ताकि किसान का समय भी बचेगा और उसको किराए का पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, पूरा दिन भी खराब नहीं होगा। ऐसे घटिया में भी, घटिया लाइसेंस को भी जो थे, जो किसी कारणवश कट गए थे, उनको भी बहाल करने का काम किया। ऐसे करके अनेक ऐसे लाइसेंस थे जिनको इनको कारण 98 से 2003 के लाइसेंस थे, उनको भी 1 किलो की छूट देकर लाइसेंस बहाल किया। ऐसे लगभग 50,000 लाइसेंस जो 50,000 परिवारों को प्रभावित करते हैं, उनका लाइसेंस बहाल करने का काम किया, ताकि किसानों को इससे संबल मिल सके। ऐसे कई निर्णय पिछले 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री, और अभी एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने किया है कि हर किसान, हमारे जिसकी 2 एकड़ जमीन है, उस किसान को 6,000 रुपये वार्षिक उसके सीधे खाते में खाद बीज के लिए जाएंगे। और इसको धीरे धीरे करके और भी इसमें कुछ होगा, अमेंडमेंट होगा, लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है कि पहली बार कोई सरकार किसान का बैंक में खाता खुलाने से लेकर, किसान का 2 रुपये में 12 रुपये में 2 लाख का बीमा कराने से लेकर अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए जिससे किसान को एक संबल मिल सके, उसको शक्ति मिल सके।
क्योंकि अफ़ीम की खेती के बारे में काफ़ी लोग भारत में नहीं जानते और काफ़ी ऐसे दर्शक होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और जिन्हें जानकारी नहीं होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट अगर सबको बता सके कि अफ़ीम की खेती में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उसकी लाइसेंसिंग की प्रोसेस है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, जो क्योंकि चित्तौड़गढ़ की ये खास खेती है जो शायद बाकी प्रदेशों में देशों में नहीं होती है। तो एक्चुअली क्या कोई ज़माना था हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने से जी हिंदुस्तान की 22% जी जो जीडीपी हो, चाहे हम रेवेन्यू मान सकते हैं, जी वो सिर्फ और सिर्फ अफीम की खेती से होती थी जी देश आज़ाद होने से पहले। जी और उसके बाद से लगातार, चूँकि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र हो, चाहे मंदसौर संसदीय क्षेत्र हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे कोटा हो, चाहे भीलवाड़ा हो, उत्तर प्रदेश में भी रायबरेली और ऐसे अनेक कई संसदीय क्षेत्र हैं जहाँ अफीम की खेती होती है। चूँकि अफीम ऐसी खेती है जिसके से औषधियों का निर्माण होता है, दवाइयों का निर्माण होता है जी। और उस अफीम की खेती से 3 चीज़ें निकल कर आती हैं जी। अफीम जिससे दवाइयाँ बनती है, देन पॉपी सीड्स, पौष्ट दाने जो मिठाइयों में, सब्जियों में और कई चीज़ों में काम आते हैं, पॉपी हस्क जो हल्के नशे के लिए जाना जाता है। तो किसान को एक खेती से 3 उसका लाभ मिल जाता है। तो थोड़ा किसान का एक रहता है कि अफीम का पट्टा अपने आप में वो एक स्टेटस सिंबल जैसा होता है कि अफीम का लाइसेंस है, इसका मतलब ठीक है आदमी हो, वो एक अपना में वो गिनते हैं। और हमने प्रयास किया क्योंकि बरसों से एक खेती होती आ रही, किसान इसमें कहीं भी कोई बात होती है तो वो बोल नहीं सकता था जी। हमारी सरकार ने इसमें पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पट्टे शुरू किए। पहले एक सूची में ही रजिस्टर चलता था, किसका है नहीं है पता नहीं लगता था और बहुत बड़ी कमियां थी। अब ऑनलाइन पहली बार उसको कराया है। 98 से लेकर अब तक सारे जो लाइसेंस, सारा रिकॉर्ड था उसको ऑनलाइन कराया। फिर भी मैं मानता हूं कि इसमें कहीं कहीं और पारदर्शिता की आवश्यकता है। आज भी किसान के साथ कुछ न कुछ इसमें होता है, तो हमने इसका लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमने ये ज़रूर कहा कि किसान को जो परेशान करेगा या कोई अफसर, तो उसको ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि किसान रात दिन मेहनत करके वो पैसा कमाता है और उसकी पॉकेट से कोई छीन के ले जाता है तो वो ज़िंदगी भर उसको बददुआ देगा और वो जीवन अपना ठीक से जी नहीं पाएगा। बिल्कुल। जैसे हर क्षेत्र से कुछ महापुरुष जुड़े हुए होते हैं। राजस्थान का जब नाम लिया जाता है तो मेरे हिसाब से महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर आता है। तो क्या कुछ इस विषय में भी काम किया गया कि उन महापुरुषों को दोबारा लोगों तक पहुंचाया जाए, उनकी याद को लोगों तक पहुंचाया जाए दोबारा? हाँ, निश्चित रूप से महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया। संघर्ष किया लेकिन कभी मुगलों से समझौता नहीं किया। मेवाड़ को स्वाधीन बनाए रखने में ऐसे वीर योद्धा का योगदान है। हमने उनके नाम से एक रेगुलर डाक टिकट जारी करा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने किया है। झाला मन्ना, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित बचाने का काम किया, ऐसे वीर झाला मन्ना के नाम से भी डाक टिकट हम लोगों ने जारी कराया। वीर भूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस, जो मैं बताया कि उनके नाम से ट्रेन शुरू की। सांवरिया जी एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है हमारे वहाँ भी पहली बार भारत सरकार ने स्पिरिचुअल सर्किट से उस मंदिर को जोड़ा और 18 करोड़ रुपए वहाँ के डेवलपमेंट के दिए। इसके अलावा भी भगवान परशुराम, जो देश के करोड़ों लोगों का आस्था का प्रतीक हैं, मातृकुंडिया जो उनकी तपस्वी स्थल थी, वहाँ बहुत बड़ा पैनोरमा बनाने का काम शुरू हुआ और अब लगभग प्रगति पे है, लगभग वो फिनिशिंग टच चल रहा है। हमने झाला मन्ना के ऊपर पैनोरमा बनाने का काम शुरू किया। हमने गोरा बादल के ऊपर पैनोरमा बनाने का काम शुरू किया। सबरी माता के ऊपर उन पे पैनोरमा बनाने का काम शुरू हुआ। हम अनगढ़ बावजी, जो गाडरी समाज के प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पैनोरमा बनाने का काम शुरू हुआ। हमारा रूपा जी करपा जी, जो स्वतंत्रता सेनानी किसान आंदोलन के प्रमुख रहे थे, उनके नाम पे पैनोरमा बनाने का काम शुरू हुआ।
तो ऐसे कई महापुरुष हैं जिसमें हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से वो उन महापुरुषों की स्मृतियाँ चिरस्थायी बनी रहें, वो सारे के सारे पैनोरमा बनकर लगभग फाइनल स्टेज पे बनकर तैयार हैं। जी सर, राजनीतिक क्षेत्र में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने आप को देश ने दुनिया में आज भी लोग जिनको याद करते हैं, जिनके जीवन, जिनका अपना पूरा देश को अपना परिवार मान के जिन्होंने अपना काम किया, जिनके ऊपर कोई व्यक्ति एक पैसा का आरोप लगा नहीं सकता, ईमानदारी से जिन्होंने अपना जीवन जिया, ये दोनों मेरे जीवन के आदर्श हैं और उन्हीं को मानते हुए मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर, अभी 2 दिन पहले इंटरिम बजट आया है, तो उससे आपकी क्या अपेक्षाएं और उसे कैसे, किस रूप में आप देख रहे हैं जनता की? देखिए, सबसे बड़ा काम जो मैंने कहा था किसानों के लिए जी, मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में कई काम किए हैं, लेकिन ये जो किसान के खाते में सीधा पैसा जाने लगा है, ये एक ऐतिहासिक काम है। दूसरा, जो टैक्स पेयर लोग हैं, देश के जो करदाता हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, 2.5 लाख से सीधा 5 लाख किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमने भी सोचा कि 1,50,000 कोई बढ़ जाएगा, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक, और कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो 6.5 लाख तक, इतना बड़ा अमेंडमेंट करके इस देश के करोड़ों लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम किया। और तीसरा काम, हालांकि मोदी जी ने एक ओबीसी आयोग भी बनाया जो पहली बार हुआ है, हमारे बाबा साहब के नाम पे 5 तीर्थ स्थल बनाए हैं, चारों 5 स्थान को डेवलप करने का काम किया है। लेकिन जो अगड़ी जातियां हैं और उसमें जो गरीब वर्ग हैं, आर्थिक रूप से जो गरीब है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको 10% का रिजर्वेशन देकर एक ऐतिहासिक निर्णय किया है, और संविधान संशोधन करके किया ताकि कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सके। सर, जैसा आपने शो के शुरुआत में बताया कि आप सुबह निकलते हैं 8-9 बजे और उसके बाद शायद उस दिन घर भी नहीं आते, अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, और ऐसी राजनीतिक जीवन, ऐसी सामाजिक जीवन में आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं? आपके घर में आपके बच्चों को कितना समय मिल पाता है, और सामाजिक जीवन से कैसे आप थोड़ा समय चुरा पाते हैं घर परिवार को देने के लिए? देखिए, ये बात सही है कि मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाया, जो समय जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाता हूँ, लेकिन वो एक परिवार है तो ये भी एक मेरा परिवार है। तो कभी ये लगता नहीं कि मैं कहीं और किसी और परिवार में चला गया। हम लोग, और उनको भी ये नहीं लगता कि आपने, जिन लोगों ने इस अपेक्षाओं के साथ आपके साथ वहाँ भेजा है, तो उनकी आशाओं पर खरा उतरना भी एक चैलेंज है। तो हमने इस पूरे संसदीय क्षेत्र को एक अपना परिवार मानकर काम करना शुरू किया, और एक बहुत आनंदमयी, बहुत एंजॉय करते हुए लोगों के साथ मिलना जुलना, विकास पता ही नहीं चला कि कैसे इतना डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हो गया। हमने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार का काम हम 5 साल में खड़ा कर पाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम उनकी ताकत से, उनके आशीर्वाद से, हमारे शिष्य नेतृत्व के आशीर्वाद से इतना बड़ा काम, इतना बड़ा स्टैंड हम लोग खड़ा कर पाए हैं। मतलब लगभग हम जिस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, विकास का कार्य इतना ज़्यादा हुआ है कि अगर हम और क्षेत्र में जाते हैं तो शायद समय बहुत लंबा निकल जाएगा इस इंटरव्यू का। शायद यही कारण है कि पहली बार सांसद बनने के बावजूद श्रेष्ठ सांसद जैसा महत्वपूर्ण अवार्ड मिलता है, और युवाओं को सर बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस करने की ये बात है, और बहुत अच्छा ये फील करने की बात है कि एक युवा सांसद इतना अच्छा हर चीज़ में इतनी बेहतरीन तरीके से आपने काम किया है। पार्लियामेंट में भी उतने ही एक्टिव आप रहे हैं। आपका पार्लियामेंट में चाहे किसी भी तरीके की इंटरवेंशन हो या बाकी चीज़ हो, उसमें भी आपने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। तो एक मैसेज आप देश के युवाओं को क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के युवाओं और को यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी
आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद युवाओं को पहली बार इतने संसद में आने का और विधानसभा में जाने का मौका मिला है। और ऐसे लोगों को जिनको कोई परंपरागत रूप से कोई राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए नहीं थे, सामान्य कार्यकर्ता भी इस स्थान पर पहुंच सकता है, पहली बार हम लोगों ने देखा है। और युवा चाहे कहीं भी जाए, चाहे पॉलिटिक्स में जाए, चाहे बिजनेस में जाए, चाहे प्रशासनिक काम में जाए, वो अपने क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकता है। और ये करके दिखाया हमारे देश के युवाओं ने पूरी दुनिया में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे अनेक अन्य जगहों पर हो, इस देश के युवाओं ने अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया है। तो युवाओं के मन में जो संकल्प होता है कि मैं अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं, तो वो अगर एक भावना के साथ काम शुरू करते हैं तो ईश्वर भी उनका साथ देता है और उनको सफलता मिलती है। तो हम जिस क्षेत्र में हैं, पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से अगर जुट जाएं तो निश्चित रूप से अपनी जो भाव हैं, जो आप संकल्प लेकर चल रहे हो, वो आप हासिल कर सकते हैं। अब सर इलेक्शन में कुछ महीने रह गए हैं, कहने को 100 दिन से कम रह गए, तो क्या रणनीति है, कैसे ज़मीन पर जाना है, कैसे कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है, और क्या आपका फाइनल उस पर टेक रहेगा? देखिए, हमने 5 वर्ष में ज़मीन छोड़ी ही नहीं। बिल्कुल, कोई दिन हमारा ऐसा नहीं है। मैंने 5 वर्ष में कभी एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और कहीं मैं बाहर घूमने नहीं गया। 5 वर्ष लोकसभा और कमेटी को छोड़कर लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में और विकास के बारे में चिंता करना। हमने प्रयास किया कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में डेवलपमेंट का एक खाका बनाकर वहाँ काम कर सकें। हर पंचायत में हमारे भारत सरकार की, चाहे 13वां वित्त आयोग हो, चाहे 14वें वित्त आयोग हो, चाहे BRGF की हो, पहले वर्ष में BRGF था, उनका सीधा पैसा पंचायतों में विकास का पैसा हस्तांतरित करना हो। चाहे गैस के चूल्हे, आवास हो, मनरेगा हो, कैटल शेड हो, ये सारे हर एक पंचायत में करोड़ों रुपए का विकास भारत सरकार के माध्यम से हमने कराने का प्रयास किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष है, उसके माध्यम से करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट क्षेत्र में हुआ है। केंद्रीय विद्यालय खुला, नया हमारा कृषि विज्ञान केंद्र खुला, नया हमारा नवोदय विद्यालय खुला, नया हमारा पासपोर्ट केंद्र खुला। तो ये अभी तक 70 वर्ष में जो काम नहीं हुआ, वो इन 5 वर्षों में करके देने का काम किया है। सर, आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।